हेलो दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे चैनल पर। तो चलिए फिर आज की नई कहानी को शुरू कर लेते हैं। अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा। तो चलिए फिर आज की कहानी को शुरू करते हैं। मेरा नाम कविता है। मैं जिस घर में ब्याह कर गई उस घर में पूरी की पूरी ज्वाइंट फैमिली थी। फैमिली में काफ़ी लोग थे, लेकिन किसी का भी किसी के साथ आपस में अच्छा मेल जोल ही नहीं था। हर किसी को बस अपनी ही पड़ी रहती थी। हर कोई अपने काम से काम रखता था। किसी को किसी से मतलब न था। मेरे ससुराल में मेरी सास और ससुर थे। मेरी सास मेरी माँ के जैसी थी, क्योंकि मेरी अपनी माँ तो थी नहीं, इसलिए मुझे मेरी सास में ही मेरी अपनी माँ नज़र आती थी। और एक माँ की तरह ही मैं उनसे बिहेव करती थी। लेकिन एक दिन मेरी सास के साथ मेरे ससुर ने कुछ ऐसा किया जिसे देखकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। क्योंकि मेरे ससुर मेरी सास के साथ मैं अपने 5 भाइयों में इकलौती बहन थी, और अभी तक मेरे किसी भाई की शादी भी नहीं हुई थी। क्योंकि मैं सबसे बड़ी थी और मेरे सारे भाई मुझसे छोटे थे। मैं अपने माता पिता की प्यारी औलाद नहीं थी। मेरे पिता ने हमेशा अपने काम को ही अहमियत दी थी। उन्होंने कभी मुझे प्यार नहीं किया था। मैं तो बस अपने घर के काम काज में ही घिर कर रह गई थी, क्योंकि मेरे सारे भाई अपनी ड्यूटी पर जाते थे और मेरे सबसे छोटे 2 भाई वह घर में ही रहा करते थे। मुझे सारे लोगों का खाना बनाना पड़ता था। इधर मेरी उम्र भी बहुत ज़्यादा हो गई थी, लेकिन मेरे पिता को मेरी शादी का बिल्कुल ख्याल नहीं था। वह मुझसे 1 साल छोटे भाई की शादी करना चाहते थे। मेरे पिता के रिश्तेदार कहते थे कि पहले बेटी की तरफ ध्यान दो, उसका रिश्ता तय करो। तो मेरे पिताजी यही कहते कि मेरे पास बेटी की शादी करने के लिए दहेज नहीं है। बहू क्या है, बहू तो फ्री में भी आ जाएगी और अपने साथ दहेज भी लेकर आएगी। मैं ये सुनकर बहुत परेशान हो जाती थी। अब धीरे धीरे मेरी उम्र भी हो गई थी। कुछ समय बाद मेरी भाभी आ गई और उसने मेरा इस घर में जीना दुश्वार कर दिया, क्योंकि वह घर के किसी भी काम को हाथ नहीं लगाती थी। सारे काम पहले की तरह मुझे ही करने पड़ते थे। भाभी आ गई थी तो मुझे लगता था कि मेरी थोड़ी हेल्प हो जाएगी, लेकिन भाभी ने तो कुछ भी नहीं किया। सारा दिन बस आराम और मेकअप करती। घर वालों को लगता था कि भाभी के आ जाने से मुझे बहुत ज़्यादा आराम हो गया है। मैं अपनी माँ को याद करके बहुत रोती थी, क्योंकि जिस दिन से मेरी माँ की मौत हुई थी उस दिन से मेरे ऊपर घर की सारी जिम्मेदारियाँ आ गई थी। मुझे अपने भाइयों की भी फिक्र थी, लेकिन फिर मैंने अपने दिल को यह समझा लिया कि जब घर में किसी को मेरी परवाह नहीं है तो मुझे भी किसी की परवाह करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं देखने में बहुत ज़्यादा खूबसूरत तो नहीं थी, बस एक नॉर्मल सी शक्ल की लड़की थी, और मेरी उम्र लगभग 34 साल हो चुकी थी। मेरे साथ की सारी लड़कियों की शादी भी हो चुकी थी और उनको बच्चे भी थे, और इधर मैं जिसकी भी शादी भी नहीं हो पा रही थी। एक दिन मेरे चाचा जी हमारे घर पर आए और उन्होंने मेरे पिताजी को बहुत समझाया कि तुम्हें अपनी बेटी की शादी पहले करनी चाहिए और बाकी काम बाद में। मेरे पिताजी बहुत बूढ़े हो गए थे, लेकिन फिर भी अपना काम करते थे। उन्होंने कभी अपने बच्चों को ध्यान दिया ही नहीं था। उन्हें सिर्फ पैसा कमाना था, और वह पैसा भी सिर्फ अपने बेटों के लिए ही कमाते थे। जितना भी कमाते थे अपने ऊपर और अपने बेटों के ऊपर ही खर्च किया करते थे। मुझसे तो उन्हें कोई मतलब ही नहीं था। बस मैं घर में एक नौकरानी की तरह काम करती रहती। मेरे चाचा जी के ज़्यादा जिद करने पर मेरे पिताजी मेरी शादी करने को तैयार हो गए। रिश्ता भी चाचा जी ही खुद लेकर आए थे। मैं इस बात से खुश हो गई, चलो मेरी शादी होने वाली है और इस घर से मेरी जान छूटेगी। लेकिन मेरी हमेशा यही ख्वाहिश थी कि मेरी शादी जहाँ पर भी हो वह छोटा परिवार हो, क्योंकि मैं थक चुकी थी इतने बड़े परिवार को संभालते संभालते। लेकिन जब मैं लड़के को देखा तो उसकी फैमिली के बारे में पता चला तो मेरा दिल टूट कर रह गया। जिससे मेरी शादी होने वाली थी वह लड़का बहुत ही ज़्यादा काला था, देखने में बदसूरत था, और उसकी फैमिली भी बहुत ज़्यादा बड़ी थी। पूरी फैमिली ज्वाइंट थी। 6 भाई और 2 बहनें थी। दोनों बहनों की शादी हो चुकी थी और सारे भाई अपनी पत्नियों के साथ दूसरे शहर में अलग अलग रहा करते थे। इधर यह लड़का अपने माता पिता के साथ ही रहता था। बस इस लड़के की खूबी इतनी थी कि ये बहुत ज़्यादा कमाता था, मेहनती बहुत था, और इसका घर भी बहुत बड़ा था। सुना था कि सारे भाई जो भी हैं वो सब अपना हिस्सा लेकर अलग अलग हो चुके हैं। यह लड़का बहुत ज़्यादा काला था, इसी वजह से इसकी शादी इतनी लेट हो रही थी। इसी वजह से मेरे चाचा जी ने भी ये रिश्ता मेरे लिए लेकर आए थे, क्योंकि इधर मेरी भी उम्र हो चुकी थी। मेरे पिता का कोई इरादा ही नहीं था और मेरे रिश्ते भी नहीं आते थे, इसलिए मेरे पिताजी ने रिश्ते के लिए हाँ कर दी थी। इस रिश्ते की हाँ करने की सबसे बड़ा कारण यही था कि लड़कों वालों को दहेज भी नहीं चाहिए था, क्योंकि उनके पास भगवान का दिया सब कुछ था।
लड़के की माँ ने आकर मुझे सोने की अंगूठी पहना दी। मैं खुश थी। चलो, मेरी शादी होने जा रही है और फिर ऐसे परिवार में होने जा रही है जहाँ पर मेरा पति बहुत ज़्यादा अमीर है। शक्ल सूरत से तो क्या होता है, इंसान की कमाई अच्छी होनी चाहिए। और फिर मुझे तो ऐसा कोई पति चाहिए जो मेरी इज्जत कर सके और मुझे प्यार दे सके। इसी विश्वास के साथ मेरी शादी मेरे पिता ने उस लड़के के साथ कर दी। मेरी ससुराल हमारे घर से बहुत दूर थी। मेरे भाइयों या मेरे पिताजी किसी ने भी लड़के के घर जाकर उसके घर को नहीं देखा था। वह लोग तो बस फॉर्मेलिटी पूरा करने जा रहे थे। लेकिन मुझे मेरे चाचा जी पर भरोसा था, क्योंकि वही मेरा रिश्ता लेकर आए थे। पर अफसोस की बात यह थी कि मेरा यह भरोसा उनके लिए गलत साबित हुआ था। जब मैं विदा होकर अपने ससुराल आई तो मैंने देखा कि मेरे पति का घर तो बहुत बड़ा था और मेरे पति का रंग भी बहुत काला था। और फैमिली के जितने भी मेंबर थे वह अलग घर में नहीं रहा करते थे, सब के सब वहीं रहा करते थे। उनकी तो ज्वाइंट फैमिली थी और एक ही घर में रहा करते थे। शादी के कुछ दिनों तक तो मुझे लगा कि वह लोग मेहमान हैं और शादी करने के बाद यहाँ से चले जाएंगे। लेकिन वह जितने भी लोग थे उसी घर में रहते रहे और उनमें से कोई भी वहाँ से नहीं गया। मेरे पति के उसके अलावा 6 भाई और थे और उनकी 6 पत्नियाँ थीं। उन पति पत्नी के बच्चे भी बहुत सारे थे। मेरे पति के साथ तो मेरे शुरू के दिन कुछ अच्छे से गुजरे, लेकिन कुछ दिनों बाद ही मेरा पति काम छोड़कर शहर से बाहर चला गया था। इधर मेरा ख्याल मेरी सास ही रखा करती थी। मेरी सास बहुत अच्छी थी। मेरी सारी जेठानी तो अपने कमरों में ही रहती थी। उन्हें आराम और मेकअप से फुर्सत ही नहीं मिलती थी। मुझे सिर्फ 2-3 दिन का आराम करने का मौका मिला होगा। उसके बाद से ही मैंने घर की सारी जिम्मेदारी अपने ऊपर ले ली। वैसे तो यहाँ पर नौकर भी बहुत लगे हुए थे। वह सारे नौकर ईमानदारी से काम भी करते थे, लेकिन मुझे इतने बड़े घर में होते हुए भी नौकर पर विश्वास नहीं था। इसलिए मेरी ड्यूटी होती कि मैं उन पर नज़र रखती थी। मेरी सास मेरी जिम्मेदारी से खुश भी थी। इतने ज़्यादा लोग होते हुए भी इस घर में सन्नाटा सा रहता था। कोई किसी से बात भी नहीं करता था। हमेशा खामोशी बनी रहती थी। सभी अपने कमरों से बाहर नहीं आते थे। मेरा पति जब से शहर से गया था मुझे अपने कमरे में अकेला ही सोना पड़ता था। मेरे पति की आदत बहुत अच्छी थी। शादी की पहली ही रात से उसने मेरे साथ बहुत अच्छे से बिहेव किया था और मेरी बहुत ज़्यादा इज्जत भी की थी। मैं अपने पति से बहुत खुश थी और मुझे खुशी हुई कि चलो, यहाँ मेरा पति तो बहुत अच्छा है, क्योंकि उनका रंग बहुत काला होने की वजह से उनका काफ़ी टाइम बाद शादी के लिए लड़की मिली थी। जब मैं अपने कमरे में सोने के लिए जाती, मैं अकेली होती, तो रात में मुझे ऐसे लगता जैसे किसी के चीखने और चिल्लाने की आवाज़ें आ रही हैं। मुझे ऐसा लगता कि जैसे घर में कोई भूत है, क्योंकि मुझे किसी के पैरों की चलने की आवाज़ रोज़ रात को आती थी और मैं डर जाती थी। घर में सब लोग कमरे में ही रहते थे, कोई बाहर नहीं आता था। फिर रात को ना जाने कौन इस घर में टहलता था। मुझे बहुत ज़्यादा डर लगता था और मैं अपने पति को याद करती रहती थी। अब हर दिन ऐसा ही होने लगा कि मुझे किसी के चलने और चिल्लाने की आवाज़ आई थी। मैं डरते हुए अपने कमरे में ही रहती थी। मैं सोचने लगी कि मैं इस बारे में किसी से पूछूंगी ज़रूर कि आखिर रात के समय इस घर में ऐसा क्या होता है। मैंने अगले दिन अपनी सास से यह बात पूछी तो वह मेरे सवाल पर थोड़ा सा घबरा गई और उन्होंने बातों को घुमाकर रख दिया था। यह घर भी तो बहुत बड़ा था। इस घर में रहते भी बहुत सारे लोग थे। हो सकता है कि कोई ना कोई रात के समय जाग जाता हो या फिर किसी जेठानी का बच्चा रोता हो और मुझे लगता हो कि कोई चिल्ला रहा है। शायद मेरे वहम हो। मैंने अपने दिल को समझा लिया था। वैसे भी मुझे किसी तरह का नुकसान नहीं पहुंचा रहा था, इसलिए मुझे अपनी गृहस्थी पर ध्यान देना था। मैं अपना दिमाग इधर उधर नहीं दौड़ाना चाहती थी। इस घर की हमेशा की खामोशी से मैं बहुत ज़्यादा बोर भी हो गई थी। कभी कभार मेरी बात मेरे पति से बस फ़ोन पर हो जाया करती थी। उसके अलावा मेरा कहीं आना जाना भी नहीं था। इस घर में मेरी ससुराल का कोई रिश्तेदार भी आता जाता नहीं था। हर कोई बस अपने काम से काम रखता था। एक दिन रात को मैं फिर से सो रही थी और मुझे किसी के बहुत ज़ोर से चिल्लाने की आवाज़ें आने लगी। आज मैंने हिम्मत करी और देखने के लिए उठ गई कि आखिर कौन है जो इतनी ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहा है और कौन है जो इतनी रात को घर में घूम रहा है। मैं देखना चाहती थी और जानना चाहती थी कि ये मेरा वहम है या कुछ और है। मैंने देखा कि मेरे ससुर जी किसी से फ़ोन पर बातें कर रहे थे, वह भी चिल्ला चिल्ला कर। मेरे ससुर अक्सर ऊंची आवाज़ में ही फ़ोन पर बात करते थे। उनकी आवाज़ ही सारे घर में गूंजती थी। छोटी छोटी सी बात पर उनको गुस्सा आता था
लड़ना झगड़ना, अपनी मनमानी करना, फ़ोन पर लंबी लंबी बातें करना मेरे ससुर का बस यही काम था और घर पर ही रहा करते थे। सुना था कि घर के सारे लोग मेरे ससुर से बहुत ज़्यादा डरते थे, यहाँ तक कि मेरी सास भी अपने पति से बहुत ज़्यादा डरती थी। मेरे ससुर का व्यवहार इस घर में किसी के साथ भी ठीक नहीं था। वह किसी की भी नहीं सुनते थे, अपनी मनमानी करते थे। फिलहाल दिन इसी तरह से गुजर रहे थे और अब मैं समझ गई थी कि जो रात को चीखने और चिल्लाने की आवाज़ें आती हैं वह किसी और की नहीं, मेरे ससुर ही थे और वही रात को किसी न किसी से बातें किया करते थे, जबकि मैं इस बात से बहुत डरी हुई थी। कभी कभी तो रातों को मेरी सास को भी मारते पीटते थे। वह मेरी सास के साथ हमेशा गंदा व्यवहार करते थे, अपनी पत्नी को अपने पैर की जूती समझते थे। जब मेरी शादी हुई तब शुरुआत के दिनों में तो यहाँ पर कुछ भी ऐसा नहीं था, लेकिन मेरे पति के जाने के बाद से ही इस घर में न जाने क्या क्या होने लगा। मेरी सास को वह रोज़ मारते पीटते, वह चीखती चिल्लाती, मगर मेरे ससुर नहीं रुकते थे। अब मैं रोज़ रातों को जाकर उन लोगों की लड़ाई झगड़ा कान लगाकर सुनने लगी थी, क्योंकि मुझे पता ही नहीं चला कि वे दोनों पति पत्नी आखिर किस बात पर झगड़ा करते हैं और ऐसी कौन सी गलती है जिस पर मेरे ससुर उनको इतना मारते हैं। कुछ दिनों बाद मेरे पति 2-3 दिन के लिए घर आए तो मैं अपने पति के आने पर बहुत ज़्यादा खुश हो गई। लेकिन हैरानी इस बात की थी कि जिस दिन से मेरे पति घर पर आए थे, अब मेरे ससुर ने मेरी सास को मारना पीटना बंद कर दिया था। ना ही वह लड़ाई झगड़ा किया करते थे। मैं पहले भी नोटिस कर चुकी थी कि जब मेरे पति घर पर होते थे तो मेरे ससुर मेरी सास पर हाथ नहीं उठाते थे और घर के सारे लोग भी एकदम साथ बैठकर खाना खाते थे, एक दूसरे के साथ समय बिताते थे। मुझे मेरे पति के सामने घर का माहौल पूरा बदला हुआ नजर आता था। एक दिन मेरे पति ने मुझसे कहा कि तुम अच्छी तरह से तैयार हो जाओ, हम लोग कहीं बाहर घूमने जाएंगे। मैं अपने पति के साथ तैयार होकर बाहर चली गई। मेरे पति मुझे एक बड़े रेस्टोरेंट में खाना खिलाने के लिए ले गए थे। वहाँ पर हम दोनों ने साथ बैठकर खाना खाया था। मेरे पति मेरी तरफ देखकर कहने लगे, क्या हुआ, तुम्हारा मुंह ठीक नहीं है क्या? तुमने खाना भी ठीक से नहीं खाया। मैंने सोचा कि मैं अपने पति को सारी बात बता देती हूँ, लेकिन फिर सोचा कि सही वक्त नहीं है, क्योंकि मैं अपनी सास की वजह से बहुत परेशान थी और घर के माहौल की वजह से भी। फिर मैंने अपने पति को सब कुछ बताने की कोशिश की, क्योंकि हम दोनों शादी के बाद पहली बार अलग समय बिता रहे थे और घर से बाहर थे। मैं ऐसी बात करके अपने पति को परेशान नहीं करना चाहती थी। फिर यह भी सोच रही थी कि आखिर मैं इस घर की बहू हूँ। मैंने बड़ी हिम्मत करके अपने पति से पूछ ही लिया कि आपके पिता आखिर रात के समय अपनी पत्नी को इतना क्यों मारते हैं। यह सवाल सुनने के बाद मेरे पति ने बड़ी हैरानी से मुझे देखा और कहने लगे कि तुम पागल हो गई हो क्या? ऐसा तो कुछ भी नहीं है। मेरे पिताजी तो माँ से बहुत प्यार करते हैं। मैं आगे कुछ कहने ही वाली थी कि इतनी देर में मेरे पति के पास किसी की कॉल आ गई और वह कॉल पर बात करते हुए बाहर चले गए कि वे इस बात से अनजान है। मैं समझ गई कि वे इस बात से अनजान है। 5 मिनट बाद मेरे पति फ़ोन पर बातें कर वापस आए और मुझे कहने लगे, बताओ तुम मुझे क्या बता रही थी? मैंने फिर उसके बाद उनसे कोई बात नहीं की और कहा कि शायद मुझे गलतफहमी हुई है, अब हमें घर चलना चाहिए, लेट हो गया है। उसके बाद मैं अपने पति के साथ घर आ गई। अगले दिन 2 दिन बाद फिर से मेरे पति वापस शहर चले गए। मेरे पति जाते समय मुझे शॉपिंग करने के लिए कुछ पैसे दे गए थे। उन्होंने कहा था कि तुम अपनी पसंद के कपड़े ले आना, क्योंकि जिस दिन हम लोग घर से बाहर निकले थे उस दिन हमें इतना टाइम नहीं मिल सका कि शॉपिंग भी कर लेते। तो मैंने सोचा कि मैं अपनी जेठानी से बात करती हूँ, लेकिन कोई मेरे साथ जाता ही नहीं था, क्योंकि कोई भी मेरे साथ ढंग से बात भी नहीं करती थी। मैंने अपनी सास से इसलिए नहीं पूछा कि कहीं मेरे ससुर ने जाने से मना ना कर दे। मेरे घर की सारी नौकरानी के साथ अच्छी जान पहचान हो गई थी। एक नौकरानी थी जिसका नाम चंपा था। मैंने उससे कहा कि क्या तुम मेरे साथ बाज़ार चलोगी? वह मेरे साथ बाज़ार चलने के लिए तैयार हो गई। इस घर में मुझे किसी से कोई परमिशन लेने की ज़रूरत भी नहीं थी, क्योंकि कोई कुछ भी करे, इस घर में किसी को किसी से कोई मतलब ही नहीं था। इसलिए मैं नौकरानी को अपने साथ बाज़ार ले गई शॉपिंग करने के लिए। जब मैं मार्केट से घर आई तो मेरी सास कमरे का दरवाज़ा खुला हुआ था। मैं धीरे धीरे चलकर अपनी सास के कमरे के दरवाजे तक पहुंची। मुझे उनके कमरे से आवाज़ें आ रही थी और वह कह रही थी कि बस करो, अब मेरे ऊपर ज़्यादा जुल्म मत करो। इसका मतलब यह था कि आज मेरे ससुर फिर से मेरी सास को मार रहे थे और अब रात का समय नहीं था।
दिन का समय था। मैंने अपने हाथ से शॉपिंग बैग साइड में रख दिया और कान लगाकर अपने सास ससुर की बातें सुनने लगी। मेरी सास ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रही थी कि तुम मेरे साथ यह मत करो, मुझे माफ़ कर दो। आखिर कब तक तुम मेरे साथ यही सब करते रहोगे? बार बार मेरी सास एक ही शब्द दोहरा रही थी। मैंने दरवाजे से अंदर झांक कर देखा। आखिर मेरे ससुर मेरी सास के साथ ऐसा भी क्या करते हैं? तो यह देखकर मेरे पैरों तले ज़मीन निकल गई कि मेरे ससुर मेरी सास के बाल काट रहे थे। मैं समझती थी कि मेरे ससुर मेरी सास पर हाथ उठाते होंगे, उनको मारते होंगे, तभी मेरी सास इतना ज़्यादा चिल्लाती है। लेकिन यह ख्याल मेरा गलत साबित हुआ, क्योंकि वे उनको मार नहीं रहे थे, बल्कि उनके बाल काट रहे थे, जिस पर मेरी सास बहुत ज़्यादा चिल्ला रही थी। पर वह ऐसा क्यों कर रहे थे, यह बात मेरी बिल्कुल समझ में नहीं आई थी। बाल तो औरत की खूबसूरती होते हैं। मेरे ससुर के हाथ में एक हाथ में कटे हुए बाल थे और दूसरे हाथ में कैंची थी। अब मुझे ये सब कुछ देखकर रहा नहीं गया, इसलिए मैं चिल्लाती हुई कमरे के अंदर चली गई। कमरे के अंदर जाकर अपने ससुर से कहा कि पिताजी, आखिर आप ये सब क्या कर रहे हैं? मेरे ससुर ने कहा, शुक्र करो बहू, जो कर रहा हूँ बहुत कम कर रहा हूँ। तुम्हारी सास के लिए सज़ा बहुत कम है, वरना जो तुम्हारी सास के कारनामे हैं ना, इसी तो घर से निकाल देना चाहिए। इतना कहकर मेरे ससुर कमरे से बाहर निकल गए। मैंने अपनी सास को जाकर जल्दी से गले लगा लिया, क्योंकि वह बेचारी बहुत ज़्यादा रो रही थी। मैंने उनसे पूछा कि ये सब कुछ क्या हो रहा है और पिताजी ने आपके बाल क्यों काट दिए? मेरी सास कहने लगी, ऐसा तो वह हर रोज़ करते हैं। पहले तो वो मुझे मारते हैं और उसके बाद मेरे बाल काटते हैं। मैंने कहा, पर मुझे लगता है कि वह बस आपके बाल काटते हैं, आपको मारते नहीं हैं। मेरी सास कहने लगी, यह आदमी बहुत जालिम है, कुछ भी कर सकता है। मेरी सास कहने लगी, बहू, मैंने कुछ नहीं किया है, तुम अभी इस घर के बारे में नहीं जानती हो, इसलिए तुम ये बात नहीं समझ सकती। मैं बेकसूर हूँ, मेरी कोई गलती नहीं है। मैंने उनसे पूछा कि आखिर कोई बात तो होगी जो ये आपके साथ ऐसा करते हैं। मेरी सास ने कहा, बहू, इस घर में सबको अपनी फ़िक्र है, इसलिए कोई किसी के मामले में बोलता नहीं, क्योंकि घर के सारे लोग मेरे छोटे बेटे की कमाई खाते हैं। तुम इस घर के लोगों से बचकर रहना, और ख़ासकर अपने ससुर से, वह बहुत ही खतरनाक इंसान है। कभी भी कोई बात अपने पति से मत कहना, वरना मुझे जान से मार देगा। मेरी सास ने मुझे ज़बरदस्ती कमरे से बाहर भेज दिया और कहने लगी, आगे से कभी भी हम दोनों के झगड़े के बीच तुम कभी मत आना, वरना तुम्हारे साथ अच्छा नहीं होगा और तुम्हें कुछ भी जानने की ज़रूरत नहीं है। तुम अपने कमरे में जाओ। मैं चुपचाप उनके कमरे से बाहर आ गई थी। मेरे ससुर मेरी सास के साथ अच्छा नहीं कर रहे थे। मेरी सास एक अच्छी औरत थी और मैं इससे उन पर जुल्म होते हुए भी नहीं देख सकती थी। मैं अपने कमरे की तरफ जा रही थी कि तभी मुझे सीढ़ियों पर मेरे ससुर मिल गए। मेरे ससुर जी ने मुझे आवाज़ लगाई और रोक लिया और कहने लगे, एक बार मेरी बात तो सुनो, मुझे पता है तुम्हें मेरी बातों पर यकीन नहीं होगा। मैं अपने ससुर की बात को समझ नहीं पाई थी। वह मेरे पास आए। उन्होंने मुझे कहा कि मुझे पता है तुम बहुत समझदार लड़की हो, बिल्कुल मेरे बेटे की तरह। मेरा बेटा भी बहुत समझदार है। मैंने अपने ससुर जी से कहा, लेकिन आप माँ जी के साथ बहुत गलत कर रहे हैं। मेरे ससुर कहने लगे, रुको, मैं अभी तुम्हें सारी कहानी अच्छे से समझाता हूँ, ताकि तुम्हें मुझ पर यकीन आ सके और यह भी पता चल जाए कि इस घर में हो क्या रहा है। यह कहकर मेरे ससुर ने अपनी जेब से अपना मोबाइल निकाला और उसमें कुछ करने लगे। फिर उन्होंने मोबाइल के अंदर कुछ फ़ोटो लगाकर मोबाइल मेरी तरफ बढ़ाते हुए कहा कि यह देखो, मुझे उम्मीद है कि आज के बाद तुम मुझे कभी भी गलत नहीं समझोगी। मेरे ससुर कहने लगे, मैं कोई बुरा इंसान नहीं हूँ, लेकिन जब कोई मर्द अपनी पत्नी की बेवफाई देखेगा तो वह अपनी पत्नी पर किसी न किसी तरह से रोक लगाएगा ही ना। फ़ोटो देखने के बाद तो मेरे पैरों तले ज़मीन ही निकल गई। मुझे अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था। अभी मैं फ़ोटो देख ही रही थी कि अचानक सीढ़ियों पर मेरी सास भी आ गई। उन्होंने मेरे हाथ से मोबाइल छीन लिया और अपने पास रख लिया और मेरा हाथ पकड़कर मुझे खींचने लगी और कहने लगी, तुम अभी तक अपने कमरे में नहीं गई हो। मैं अपनी सास से कुछ कहती तभी वह बोल पड़ी और कहने लगी, तुम कुछ नहीं जानती हो और ना ही समझती हो, चली जाओ अपने कमरे में यहाँ से, और दोबारा हम दोनों के बीच पड़ने की तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं है। ये हमारा आपस का मामला है, हम आपस में सुलझा लेंगे। मैंने एक झटके से अपनी सास से अपना हाथ खींच लिया।
वह बड़ी आंखें फाड़ कर मेरी तरफ देख रही थी। मैंने भी बड़ी गौर से अपनी सास की तरफ देखा। रात के समय फिर वही चीखने और चिल्लाने की आवाज़ें आ रही थी। मेरी सास के बाल बहुत बहुत लंबे थे। मेरे ससुर फिर भी मेरी सास के बाल काट रहे थे। उन्हें आधा गंजा तो कर ही चुके थे। मेरी सास हमेशा सर पर पल्लू रखे घूमती थी। कई दिन इसी तरह गुजर गए। मेरे पति जब घर पर आते तो इस घर का माहौल बहुत अच्छा होता और जब घर से चले जाते तो सब कुछ बिगड़ जाता। मैं अपने पति को ऐसा कुछ बताने की कोशिश करती रहती, पर मेरी सास मुझे सख्ती से मना कर दिया और कहा कि तुमने अपने पति को यहाँ के बारे में कुछ भी बताया तो अच्छा नहीं होगा। मैं तुम्हें इस घर से बाहर निकलवा दूंगी। मुझे बहुत ज़्यादा टेंशन रहने लगी। मेरी समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर इस घर में हो क्या रहा है। टेंशन और चीखों की आवाज़ से मैं सो नहीं पाती थी। सारी रात मुझे जागते जागते गुजर जाती थी। मेरी सास मेरे पति की माँ थी और मुझे बहुत प्यारी थी, क्योंकि उन्होंने कभी भी मेरे साथ गलत व्यवहार नहीं किया था। इन्हीं सब बातों की वजह से मैंने अपने दिल को बहुत टटोला, लेकिन मुझे कहीं भी ऐसा कुछ नहीं महसूस हुआ कि मेरी सास ऐसी हो सकती है। फिर अगला दिन निकला और मैं हैरान रह गई। मेरे ससुर मेरी सास और मेरे साथ बहुत अच्छे से बिहेव कर रहे थे। मुझे लगा कि शायद मेरे ससुर को एहसास हो गया है कि औरत पर हाथ उठाना नहीं चाहिए। मैंने उन दोनों में बहुत ज़्यादा प्यार देखा। मैं बहुत खुश हुई कि चलो अच्छा हुआ, आपस में प्यार बढ़ रहा है। और अब काफ़ी दिनों से मेरे ससुर के पास मेरी ससुर मेरी सास के साथ कुछ गलत भी नहीं कर रहे थे। अब मैं बेफिक्र हो गई थी और मेरे दिमाग से अब यह टेंशन निकलने लगी थी। दिन अच्छे से गुजर रहे थे। एक दिन रात के लगभग 9 बज रहे थे। मैं अपने कमरे में बैठी टीवी देख रही थी। मैंने देखा कि मेरे ससुर मेरे कमरे में आए। जल्दी से मैंने उनको देखकर अपना सर पर पल्लू रख लिया। मैंने उनसे कहा कि पिताजी आप यहाँ कैसे आना हुआ? तो उन्होंने कहा बहू, मैं तुम्हारे लिए अपने हाथ से बनी चाय लेकर आया हूँ। तुम्हारे सास और तुम्हारे पति को मेरे हाथ की चाय बहुत ज़्यादा पसंद है। मैंने सोचा कि जब बहू घर में आई है उसके साथ यहाँ ढंग से कोई बात भी नहीं करता है, इसलिए मैं तुम्हारे लिए चाय बना कर लाया हूँ। चाय पियो और बताओ कि मेरे हाथ की चाय कैसी है। मेरे ससुर का मूड बहुत अच्छा था। मुझे हैरानी हो रही थी अपने ससुर की बातों पर। न जाने इतने दिनों से मेरे ससुर को हो क्या गया था। वह तो मेरी सास के साथ मुझ पर भी मेहरबान हो रहे थे। मैंने चाय का कप उनके हाथ से ले लिया और उनसे कहा कि शुक्रिया पिताजी। मैंने अपने ससुर से कहा अभी चाय थोड़ी गर्म है, मैं इतनी गर्म चाय नहीं पीती हूँ, जब ठंडी हो जाएगी तो मैं पी लूँगी। मेरे ससुर ने कहा नहीं बहू, मेरे सामने पियो, मैं तुम्हारे मुंह से अपनी तारीफ़ सुनना चाहता हूँ। मैंने कहा पिताजी अभी ही मैंने 2-3 गिलास पानी भी पिया है, इसलिए मेरा पेट थोड़ा फूला है। थोड़ी देर बाद आप आएंगे तो मैं आपको चाय का कप खाली मिलेगा और मैं आपको बता भी दूँगी कि चाय कैसी है। और चाहे अच्छी हो या ना हो, आप मेरे पिता समान हैं। और भला कोई भी बेटी अपने पिता की दी हुई चीज़ की बुराई नहीं करती, हमेशा तारीफ़ ही करती है। मेरे ससुर मुस्कुराए और कहने लगे अच्छा तो यह बात है। उन्होंने मेरे सर पर हाथ रखा और कहने लगे जीती रहो, मैं चलता हूँ, चाय ज़रूर पी लेना। मैंने हाँ में सर हिला दिया। मैं उठी और चाय का कप लिया और बाथरूम में जाकर चाय को फेंक दिया और कप वापस आकर टेबल पर रख दिया। मेरा चाय पीने का बिल्कुल भी मन नहीं था। रात के समय अगर मैं चाय पी लेती तो मुझे खाना डाइजेस्ट नहीं होता, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती। अब यह बात तो मैं अपने ससुर से कह नहीं सकती थी, लेकिन मुझे खुशी थी कि मेरे ससुर के अंदर काफ़ी बदलाव आ चुका था। काफ़ी टाइम से मेरे ससुर आधी रात के समय मेरी सास के साथ अत्याचार भी नहीं करते थे, बल्कि वह तो उन पर अत्याचार करना ही भूल गए थे। मुझे बहुत रात हो गई थी टीवी देखते हुए, इसलिए मैंने टीवी बंद कर दिया और अपने पति से चैटिंग करने लगी। इस टाइम पर वह अपने रूम में आराम कर रहे होते थे, लेकिन इस टाइम मुझे ऐसा लगा जैसे कोई मेरे कमरे की तरफ आ रहा है। मैं डर गई। मैंने जल्दी से अपना मोबाइल बंद कर दिया और आंखें बंद करके लेट गई। किसी ने दरवाज़ा खोलकर शायद मुझे देखा था और दोबारा से दरवाज़ा बंद कर दिया। मैं समझ गई थी कि मेरे कमरे के अंदर कौन आया था। मैं दोबारा से अपने पति से चैट पर बातें करने लगी, लेकिन मुझे कमरे से बाहर कुछ खटपट की आवाज़ें आ रही थी। मैंने अपना मोबाइल रख दिया और मैं चुपके चुपके अपने कमरे में यह देखने के लिए बाहर आई कि आखिर बाहर हो क्या रहा है। मैंने देखा कि मेरे ससुर मेरी सास के मुंह पर हाथ रखकर उनको न जाने कहाँ लेकर जा रहे थे। मैं उनके पीछे पीछे जा रही थी और मैं यह देखकर हैरान रह गई कि घर में एक बेसमेंट भी बना हुआ था, जिसके बारे में मुझे तो कुछ पता ही नहीं था।
वह मेरी सास को ज़बरदस्ती खींचते हुए वहाँ के अंदर ले जा रहे थे। मैं भी दबे पाँव उन लोगों के पीछे पीछे जाने लगी। मेरे ससुर बेसमेंट के अंदर मेरी सास को लेकर चले गए, लेकिन उन्होंने बेसमेंट की सीढ़ियों का दरवाज़ा खुला छोड़ दिया था, इसलिए मैं भी उस बेसमेंट के अंदर चुपचाप चली गई। मैंने देखा कि बेसमेंट के अंदर एक छोटा सा कमरा बना हुआ था। मेरी सास को कमरे के अंदर मेरे ससुर लेकर जा चुके थे। मैं वहीं पर रुक गई और उनकी बातें सुनने लगी। मेरे ससुर ने मेरी सास को कुर्सी पर बिठाकर रस्सी से बांध दिया। यहाँ कोई और भी था। मेरे ससुर उससे भी बातें कर रहे थे। उसके बाद मेरे ससुर ने मेरी सास से जो कहा उसे सुनकर तो मेरे होश ही उड़ गए। मेरे ससुर ने कहा कि तुम्हारे इस घर में जितनी भी चीज़ें हैं ये सब तुम्हारे इकलौते बेटे की हैं। यह घर, यह जायदाद, पैसा सब तुम्हारे इकलौते बेटे का है। मैं चाहता हूँ कि सब कुछ तुम मुझे दे दो और मेरे नाम कर दो। कितने सालों से मैं इस दिन का इंतज़ार कर रहा था। मैं तुम्हें यहीं मारकर दफन कर दूंगा और सबको बता दूंगा कि तुम अपने आशिक के साथ भाग गई हो। अब जल्दी से इन पेपर पर साइन कर दो ताकि तुम्हारे बेटे की सारी जायदाद मेरे नाम हो सके। मेरी सास कहने लगी, मैं मर जाऊंगी लेकिन ऐसा कभी नहीं करूंगी। यह सब कुछ मेरे इकलौते बेटे की मेहनत की कमाई है। तुम क्या चाहते हो कि मैं तुम्हें और तुम्हारे हरामखोर बच्चों को अपने बेटे की कमाई दे दूं, यह बना हुआ सब कुछ दे दूं? तुम शुक्र करो कि इतने सालों में मैंने तुम्हारी सच्चाई अपने बेटे से छुपा रही थी और अब तो मुझे सच्चाई अपनी बहू से भी छुपानी पड़ रही है। मेरे ससुर ने मेरी सास के मुंह पर एक चांटा मारा और उन्हें कहा कि उसे तो आज मैंने चाय में नींद की दवाई मिलाकर बेहोश कर दिया है। उसे कुछ नहीं पता चलेगा। जब वह सुबह उसकी आँख खुलेगी तो पता चलेगा कि उसकी सास तो अपने आशिक के साथ भाग चुकी है, क्योंकि जो फ़ोटो मैंने उसे दिखाई है उसने उन फ़ोटो पर यकीन कर लिया है। दरअसल उस दिन मेरे ससुर ने मोबाइल में जो मुझे फ़ोटो दिखाई थी वह मेरी सास के फ़ोटो थे, जो काफ़ी अश्लील तरीके से लिए गए थे। मेरे ससुर ने दूसरों मर्दों के साथ उनकी फ़ोटो को एडिट करके न जाने कहाँ से अपने फ़ोन में रख लिया था, जबकि वह सारे फ़ोटो मेरी सास के साथ मेरे ससुर ने खुद अपने मोबाइल में लिए थे। अब मैं आपको लोगों को बताती हूँ कि आखिर यह सब माजरा क्या है। दरअसल जो मेरे ससुर थे मेरी सास के दूसरे पति थे और मेरे पति मेरी सास के पहले पति के इकलौते बेटे थे। जब मेरी सास की शादी हुई थी तब वह जल्दी ही विधवा हो गई थी और मेरी सास की पहली शादी जहाँ पर हुई थी वह आदमी बहुत ज़्यादा अमीर था। उसने अपने मरने से पहले ही अपने होने वाले बच्चों के नाम अपनी सारी जायदाद कर दी थी, क्योंकि जब मेरी सास के पहले पति की मौत हुई तब वह प्रेग्नेंट थी। मेरी सास के माता पिता ने उनकी शादी इस लालची आदमी के साथ करवा दी। इससे पहले से ही इतने सारे बच्चे थे। मेरी सास के पास अपने पति की सारी जायदाद मौजूद थी, इसलिए मेरी सास ने अपने इकलौते बेटे को पढ़ाया लिखाया और उसे अपने पति का बिजनेस दोबारा से स्टार्ट करने का हौसला दिया। जबकि मेरी सास के दूसरे पति के बच्चों ने इस बात का बहुत फ़ायदा उठाया और उनकी जायदाद पर ऐश की। मेरा पति यह बात नहीं जानता था कि यह आदमी उनका दूसरा पिता है। यह बात मेरी सास ने उनसे इसलिए छुपाई थी क्योंकि उनका बेटा बचपन से ही बहुत समझदार था। बहुत से बच्चे दूसरे पिता को या दूसरी माँ को एक्सेप्ट बड़ी मुश्किल से कर पाते हैं, लेकिन मेरे पति ने जब से आँख खोली थी तब से मेरे ससुर को ही अपने पिता के रूप में देखा था। इसलिए मेरी सास ने मेरे पति को बताने के बारे में कभी नहीं सोचा। लेकिन जब मेरा पति जवान हुआ और उसने अपने पहले पिता के बिज़नेस को दोबारा स्टार्ट किया और इस बिज़नेस से खूब बढ़ावा भी मिला, खूब पैसा कमाया, तो यह बात मेरे ससुर को अच्छी नहीं लगी, क्योंकि उनकी कोई भी औलाद इस काबिल नहीं थी जो मेरे पति का मुकाबला कर सकती थी। मेरी सास के पहले पति की कमाई पर वह लोग सारे ऐश कर रहे थे और मेरे पति के काबिल होने के बाद यह सब लोग मेरे पति के घर में ही रह रहे थे और उनकी मेहनत की कमाई से ही ये सब लोग अपना खर्चा पानी चला रहे थे। लेकिन मेरे पति ने अपनी कमाई से जो कुछ भी लिया था वह सब कुछ उन्होंने अपनी माँ के नाम कर दिया था। मेरे ससुर अब ये सारी जायदाद अपने नाम करवाना चाहते थे और काफ़ी टाइम से मेरी सास को ब्लैकमेल भी कर रहे थे कि वह उनको अपनी सारी जायदाद दे दे। मेरे ससुर ने मेरे पति के सामने तो बहुत अच्छे बन जाते थे, क्योंकि वह नहीं चाहते थे कि मगर मेरे पति को यह बात पता चल गई कि वह मेरी सास के दूसरे पति हैं और उनके सभी भाई बहन मेरी सास के नहीं बल्कि मेरे ससुर की पहली पत्नी के हैं, तो मेरा पति कभी भी उन लोगों को हमारे घर में बर्दाश्त नहीं करेगा।
और मेरे पति का दिमाग कभी भी घूम सकता है, वह लोगों को घर से निकाल सकता है। अब मेरे ससुर मेरे सास के पास पेपर साइन करवाने के बाद मेरी सास को मार देना चाहते थे और उनको मारने के बाद सबको यही कहते कि मेरी सास अपने आशिक के साथ भाग गई है और उनका अफेयर चल रहा था। मेरी सास बूढ़ी ज़रूर हो गई थी, लेकिन देखने में अभी भी बहुत खूबसूरत और जवान दिखती थी। उन्हें देखकर कहीं से भी नहीं लगता था कि वह बूढ़ी हैं। कमरे के अंदर जो दो और लोग मौजूद थे, वह मेरे ससुर के दो बड़े बेटे थे, जो कि मेरे पति की दौलत को हथियाना चाहते थे। मेरे ससुर मेरे सास के बाल इसलिए काटते थे कि बाल औरत का गहना होता है। उन्हें लगता था कि वह अपनी पत्नी के बाल काट देंगे और उन पर रोज़ मारपीट करेंगे, उन्हें परेशान करेंगे तो वह डर कर यह जायदाद उनके नाम कर देगी। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। सलाम है मेरी सास के बर्दाश्त को, जो इतने सालों से सबको बर्दाश्त कर रही थी और अपने बेटे की जायदाद किसी भी आदमी के हवाले नहीं की थी, क्योंकि वह उनके बेटे की ज़िंदगी ख़राब कर देता। मैं अब और अपनी सास पर जुल्म नहीं देख सकती थी, इसलिए मैंने काम किया। जब मैं अपने कमरे में लेटी हुई थी, अपने पति से चैट कर रही थी, मैं समझ गई थी कि रूम में मेरे ससुर आए हैं। मैंने अपने पति को मैसेज से पूरी बात बता दी थी। मैंने सोच लिया था कि मेरे पति को यकीन आए या ना आए, क्योंकि मुझे गड़बड़ का एहसास तभी हो गया था जब मेरे ससुर का बिहेवियर बदलने लगा था और वह मेरे कमरे में आज पहली बार मेरे लिए चाय बना कर लाए थे। मेरे पति ने जब मैसेज पढ़े तो उनका रिप्लाई आया कि मैं अपने दोस्त को भेज रहा हूँ, तुम उसकी मदद ले लेना, बाकी मैं यहाँ से घर आने के लिए निकल रहा हूँ। अगर ये सब कुछ सच हुआ तो अपने पिता के और उनके बच्चों को मैं हाथ पकड़कर घर से निकाल दूँगा, और अगर यह सब कुछ गलत हुआ और तुम्हारी बात झूठ साबित हुई तो मैं तुम्हें इस घर से निकाल दूँगा और तुम्हें डाइवोर्स भी दे दूँगा। मैंने अपने पति से कहा कि तुम अपने दोस्त को भेज दो, मुझे सब कुछ मंजूर है। मैं बेसमेंट की सीढ़ियाँ चढ़ती हुई दरवाजे पर आई तो मैंने देखा मेरे पति के दोस्त आ गए थे। यह मेरे पति के दोस्त होने के साथ साथ पुलिस ऑफिसर भी थे, क्योंकि मैंने अपने पति को यह बताया था कि आपके पिता रोज़ रोज़ अपनी माँ को मारते हैं, उनके बाल काटते हैं। अगर आपको यकीन नहीं आता तो आप आकर यहाँ देख सकते हो। मुझे ऐसा लग रहा था कि आज भी यही सब करने वाले हैं, क्योंकि वह चेक करने आए थे कि मैं सो गई हूँ या नहीं। मैं रात को सोई नहीं थी और उन पर नज़र रख रही थी, इसलिए शायद वह सावधान भी हो गए थे। मैं अपने पति के दोस्त को नीचे बेसमेंट पर लेकर गई। उन्होंने जब अपनी आंखों से यह सारा माजरा देखा कि मेरे ससुर मेरी सास से साइन करवाने के लिए मार रहे हैं और फोर्स कर रहे हैं, तो उन्होंने मेरे ससुर के बेटे को अरेस्ट कर लिया और वह तीनों को स्टेशन ले गए। जहाँ सुबह हुई तो मेरे पति भी आ चुके थे, लेकिन उनके दोस्त ने मेरे पति को फ़ोन करके बता दिया था। मेरे पति के सामने सारी सच्चाई खुलकर आ गई, इसलिए उन्होंने अपने पिता और उनके सारे बेटों को घर से निकाल दिया। मेरी सास ने भी कोर्ट में गवाही दी, इसलिए फ़ैसला हमारे हाथों में हुआ और जो लोग हमारे सभी घर में रहते थे वह भी हमारे घर से चले गए। अब इस बड़े से घर में हम लोग अकेले रहते हैं और बहुत खुशी खुशी रहते हैं। मेरे पति ने फैसला कर लिया है कि वे कभी शहर से बाहर नहीं जाएंगे, यहीं पर रहकर अपना बिजनेस करेंगे। अब वह हमारे साथ ही रहते हैं और इसी शहर में अपना काम भी करते हैं। कभी कभी कुछ गलत लोग पैसे और जायदाद की खातिर अपने रिश्तों को भूल जाते हैं, इसलिए रिश्तों की कदर करना सीखें। फिर रिश्ते हैं जो आज हमारे साथ हैं, अगर हम उनके साथ कुछ भी गलत करेंगे, उनके घर में गलतफहमी हो जाएगी, उसके बाद हमें कोई भी पलट कर नहीं देखेगा। तो इसलिए अच्छे इंसान की फ़र्क करना सीखें। जो अच्छा है उसके साथ हमेशा से अच्छा व्यवहार रखें और सलूक करें, और जो बुरा है उसकी बुराई को ख़त्म करने की कोशिश कीजिए। मेरे ससुर ने मेरी सास से बहुत माफ़ी मांगी, पर माफ़ी के वो काबिल नहीं थे, क्योंकि वह बहुत बड़ी गलती करने जा रहे थे। फिर मेरी सास को वो मारने भी जा रहे थे। अगर मैं मौके पर न पहुंचती तो शायद वो उनके मार के वहीं दफन कर देते और ये राज भी सारा का सारा वहीं पर दफन हो जाता। तो दोस्तों, कहानी कैसी लगी ज़रूर कमेंट सेक्शन में कमेंट छोड़िएगा। आपको इस कहानी से क्या शिक्षा मिलती है ये भी ज़रूर बताइएगा, और अच्छी लगी तो आपने लाइक तो कर ही दिया होगा और चैनल को सब्सक्राइब भी आपने कर दिया होगा। तो उस सब के लिए आपका धन्यवाद। इसी तरह अपना सपोर्ट बनाए रखें। थैंक यू।